हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। और प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन प्रीवियस ईयर लेके आया हूं, उपस्थित हुआ हूं। देखें और सारे क्वेश्चंस को बारी बाय बारी से बनाने की कोशिश करें। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और अगर किन्हीं को थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, ताकि हम अगर कोई चीज़ पढ़ाते हैं और अगर कंसेप्चुअल नहीं समझ आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होता है कि किन्हीं को अगर लगता होगा तो बता दीजिएगा, तो फिर हम आपको कंसेप्ट जाके क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ जितना रिलेटेड आई क्वेश्चन से मैं समापन करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गर्मा गर्म ठंडा मौसम में। अच्छा क्वेश्चन। एक प्रतिध्वनि, एक सेकेंड, बोल रहा है एक प्रतिध्वनि 3 सेकेंड में वापस आ जाती है यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकेंड हो है, तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है। देखिए, मान लेते हैं कि यहां से हमारा कोई स्पीकर से ध्वनि निकला। ठीक है, स्पीकर से साउंड निकला, साउंड प्रोड्यूसर है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। यहां स्रोत है जहां से क्या करता है, ध्वनि निकल रहा है। अब यहां से ध्वनि निकला तो सघन और विरल माध्यम के होते हुए कहां पहुंचेगा। मान लेते कोई जगह है जो यहां गया और यहां से गया जाते समय और टकरा के वापस आया। ठीक है, ध्वनि गया और जाके वापस आया, तो बोल रहा है कि जाने और आने में टोटल 3 सेकेंड का समय लेता है। 3 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है, कितना, 3 सेकेंड का समय लेता है। यदि ध्वनि की गति, तो यहां मेरा टाइम दे दिया गया है 3 सेकेंड, है ना, और आपका गति दे दिया गया है, यानी भी दे दिया गया है आपका 342 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है परावर्तन सतह से दूरी कितनी है, दूरी पूछा है। यहां से यहां की बीच दूरी कितनी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है ये पूछा है, व्हाट। तो डिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, समझ गए। तो देखिए क्या करते हैं हम इसको। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, यही होता है। चाल कितना दिया है आपका, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, इसमें सीधा फॉर्मूला पुटिंग करना, आंसर निकालना है। लेकिन क्वेश्चन देख के परेशान हो जाइए कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। वो सारे क्वेश्चंस को मैं पकड़ के लाया हूं। देखिए आगे इसमें दिया हुआ है चाल कितना है, 342 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे दिया गया 3 दूना 6, 3 चौके 12 का 2 हाथ बाकी 1, 3 3 9 1 10, 1026 मीटर है यहां से वहां की दूरी। क्या 1026 आपके ऑप्शन में है कहीं, नहीं, क्योंकि मुझे दूरी पूछा गया है। और यहां से बोले यहां से मेरा साउंड प्रोड्यूस हुआ और यहां से जाके दीवार से टकराया। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मान लेते हैं ये वॉल है और दीवार से टकराया और दीवार से टकरा के क्या हुआ, फिर वापस आया। तो टोटल टाइम लगा है 3 सेकेंड। तो क्या 3 सेकेंड के बराबर ये आया है। तो मुझे क्या करना है, मुझे केवल ये इतना दूरी निकालना है। तो दूरी तो एक ही बार ना निकालेंगे, तो ये 2 बार का आ गया है। किसका आ गया है वैल्यू, ये पूरा दूरी 2 बार का आ गया, एक बार जाने में और एक बार वापस आने में। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे 2 से डिवाइड, फिर से समझिए। एक बार यहां से जाया गया, साउंड यहां से प्रोड्यूस हुआ, यहां से निकला और यहां से निकल के दीवार से जाके टकराया। ये दीवार है और दीवार से जब टकराएगा तो टकरा के फिर वापस आएगा। तो पूरा समय लिया गया है 3 सेकेंड और मुझे निकालना है बीच की दूरी, जो मुझे एक ही बार में यहां से यहां जाने में जितना, तो 1.5 सेकेंड, मतलब 1.5 मिनट लगा होगा, 1.5 सेकेंड। तो 1.5 सेकेंड ना, कि 3 सेकेंड टोटल हुआ था जाके वापस आने में, तो मुझे आधा ही निकालना चाहिए था। ये तो हमने दोनों का निकाल दिया क्योंकि 3 सेकेंड लिया यहां। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 1026 को मीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे काटिएगा क्या आ जाएगा, 513 मीटर। ठीक है, 513 मीटर आ जाएगा आपका दूरी।
ये हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहीं फंसते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 513 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। कुछ नहीं करना था, खाली क्या, दूरी बराबर चाल गुने समय, और कुछ नहीं, क्योंकि आपका वेग दे दिया गया था और समय भी दे दिया गया था, और वेग और समय दे दिया गया, दूरी हमें निकाल लेंगे, लेकिन दूरी हमें जाके वापस आने का दे दिया गया 3 सेकेंड, खाली एक साइड का बोलता। आप यहां भी कर सकते थे, इसको 1.5 लेके चलते, 3/2 यहीं कर देते तो अभी आंसर आ जाता 513। यहां नहीं दूर से करने की जरूरत पड़ता। ठीक है, बात बराबर है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। तो देखिए, कभी भी ध्वनि की चाल यानी वेग, तो देखिए मीटर पर सेकेंड होगा, तो सब में 331 तो सब में लिखा है, एंड अबाउट देता है 331 पॉइंट कुछ होता है, तो 332 भी देगा, तो आप ऑप्शन सही करिएगा। ठीक है, और ये चाल है तो इसका क्या होगा, मीटर और पर सेकेंड ना, बाई टी होता है पर सेकेंड, तो कहाँ ऑप्शन है ऐसा, यानी ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 331 है तो कोई बात नहीं, मीटर और पर सेकेंड -1 होना चाहिए। तो आपका देखिए ऑप्शन में खाली यूनिट को देके कंफ्यूज भरमाने की कोशिश किया गया, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। समझ रहे होंगे। चलिए, और कुछ नहीं, वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कभी कभी 332 देता है, तो ये भी आपका सही है। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करती है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति ज्ञात करें। ध्वनि तरंग की गति ज्ञात करें। ठीक है, तो ध्वनि तरंग की गति निकालना है। आपका दे दिया गया, ध्वनि का स्रोत दे दिया गया है 600 हर्ज, देखिए आवृत्ति दे दिया गया है और तरंग दैर्ध्य भी दे दिया गया है। तो देखिए आवृत्ति हो जाएगा आपका, आवृत्ति को कुछ आप दिखा सकते हैं एन से। ठीक है, ये आपका दे दिया 600 हर्ज। हर्ज किसकी होती है, ध्वनि की एसआई मात्रक होता है। ठीक है, आवृत्ति। आगे आपका तरंग दैर्ध्य पैदा करते हैं, यानी तरंग दैर्ध्य मतलब तरंग दैर्ध्य जो है कितना दे दिया गया है आपका, तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्ब्डा से दिखा देते हैं, इसका दे दिया गया 3 मीटर, और तरंग निकालना है, ध्वनि तरंग की गति यानी भी निकालना है। ठीक है, ध्वनि तरंग की गति या वेग, ठीक है एक ही बात है, तो इसको गति या वेग भी कहते हैं इसको, तो इसको भी से दिखाते हैं। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, और हमें पता है फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ध्वनि की वेग बराबर होता है, ध्वनि की वेग मतलब ही बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य आवृत्ति को क्या किससे लिखते हैं हम लोग, एन से। ठीक है, गुने लैम्ब्डा। क्लियर है, ये बात आपको जानना चाहिए। ठीक है, आवृत्ति, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एन और ये हो जाएगा लैम्ब्डा। अब गुना कर दीजिए, जब हमें पता चल गया तो 600 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 तिया 1800, और 1800 क्या निकालने बोला है, वेग है, और वेग को क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर होगा। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिख रहा है। करना क्या था, फॉर्मूला ये जानते तो आपसे आराम से बन जाता। ठीक है, बस फॉर्मूला और कुछ नहीं, ध्वनि का वेग इक्वल टू आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य। ठीक है, भी इक्वल टू एन लैम्ब्डा, यानी भी इक्वल टू एन लैम्ब्डा। ठीक है, ध्वनि की वेग बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य, बस इतना ही करना था और ध्वनि तरंग की गति निकाल पाते आप आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। और
सारे क्वेश्चन मेरे प्रीवियस रहते हैं। जिस दिन प्रीवियस नहीं होगा आप एक आध क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, उस दिन हमें बताइएगा, क्योंकि मेरा सारा कलेक्शन आपका यूथ पब्लिकेशन से रहता है, और भी मैटर्स रहता है, लेकिन सारा प्रीवियस ईयर ही है। तो सारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपसे बनना भी चाहिए, क्योंकि अटपटांग क्वेश्चन लाते और वो नहीं बनता तो फिर कोई बात थी। ये सारे प्रीवियस ईयर हैं और बनेगा तभी आपका सपना साकार होगा। इसलिए ना तो फिर वही स्थिति हो जाएगा 70 लाख के घर में बैठना पड़ेगा, 71 वाले नौकरी करेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जो क्वेश्चंस कराया जा रहा है करने कोशिश करें, कंसेप्ट क्लियर करने कोशिश करें। जिसमें अगर फंसते हैं वैसा कमेंट बॉक्स में अगर इशू है तो डालिए, हम उसको लेके आएंगे और हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, है ना। हमें जैसा मिलता है ऑफलाइन में बैचेज में कि सर ऐसा नहीं बनता, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता, वैसे क्वेश्चंस को हम लेकर आते हैं आपके सामने। तो आप भी अपना रिव्यू छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसके अकॉर्डिंग टू लाने की कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, आवृत्ति दे दिया गया, तरंग दैर्ध्य दे दिया गया है, कभी एन और लेमड़ा रहे, हो सकता है फॉर्मूले से ही कभी सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ध्वनि का वेग v इक्वल टू एन इंटू लेमड़ा होता है, यानी आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग में शक्ति का इकाई है। मारिए आंसर, देखिएगा कैसे फंसते हैं। क्वेश्चन पूछा गया उद्योग में शक्ति की इकाई बताइए क्या होगा। कोई भी बड़े बड़े उद्योग में किसमें मतलब मेजर करते हैं, किलोवाट, वाट, जूल या अश्व शक्ति, यानी अश्व शक्ति को एचपी कहते हैं ना, हॉर्स पावर, एचपी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा उद्योग का शक्ति, क्योंकि हम लोग जानते हैं शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है, वाट होता है। और अगर पूछा जाए बड़े मशीनों का मात्रक, बड़े मशीनों का मात्रक, एक ही बात है किलो एसआई मात्रक, तो आपका हो जाएगा किलोवाट घंटा ना, किलोवाट में करिए, किलोवाट हो जाएगा ऊर्जा का, तो किलोवाट में करते हैं। ठीक है, किलोवाट, ये बात को ध्यान रखिए। अगर पूछा जाए उद्योग में, तो उद्योग में क्या हो जाएगा आंसर, अश्व शक्ति, एचपी में मेजर करते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, यहां देखिएगा, बोला गया निम्न में से कौन ऊर्ध्वपारित है। ऊर्ध्वपारित क्या होता है, यानी सब्लिमेशन प्रोसेस पूछ रहा है यहां। सब्लिमेशन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन जिसको सब्लिमेशन इंग्लिश में कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन जो होता है ऊर्ध्वपातन, ये ऊर्ध्वपातन का मतलब है ठीक है, ऊर्ध्वपातन, और ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस से सीधे गैस में बदल जाना, यानी ठोस से सीधे गैस में बदल जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। जैसे आप देखे होंगे कपूर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, नेप्थलीन, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे क्या होते हैं, सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। आर्सेनिक, ठीक है, सोडियम बेंजोएट भी ले सकते हैं, बेंजोइक, ठीक है,
चलिए इतना हो गया, इतना बात को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, देखिए यहाँ तो यहाँ बोल रहा कौन ऊर्ध्वपारित होता है, तो देखिए नेप्थलीन है, सोडियम है, कैल्शियम है, ईथर है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेप्थलीन हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या होता है ये, सीधा किसमें चेंज हो जाता है, ठोस से सीधा गैस में, ये पूछा जाता है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। आगे पूछा गया सोडियम, सोडियम को कहाँ रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में रखते हैं, मिट्टी का तेल, किरोसिन तेल, किरोसिन तेल में, क्योंकि अगर ये वाटर में रखा जाए तो उसके क्या करेगा, अभिक्रिया करके एलिमेंट बना लेगा। ठीक है, तो मतलब प्रोसेस अभिक्रिया कर लेगा, इसीलिए इसको कहाँ रखता है, किरोसिन तेल में। दूसरा ये पीले लाइट के, सोडियम का प्रयोग पीले लाइट जो इंडिकेटर में जलता है, पीले लाइट, पीले रंग का लाइट में। ठीक है, आगे बोल रहा है कैल्शियम ईथर एक है स्वाद वाले, वो आप बताएंगे जब गंध इसमें होगा तब। आगे ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, और जानते पर भी बहुत सारे लेकिन छोड़ दिया था। तो इस बात को जानिए कि ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, जूल में, डेसिबल में, एम्पियर में या ओम में। तो जूल तो ऊर्जा का SI मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, जूल ऊर्जा का SI मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, विद्युत धारा का, करंट, ओम प्रतिरोध का होता है। यानी हमें डेसिबल इसका राइट आंसर होता, और डेसिबल और किसका होता है, एक ध्वनि प्रदूषण का SI मात्रक होता है, यानी SI मात्रक नहीं होता, इसको मापा जाता है, मेजर जो किया जाता है प्रदूषण को, वो किस में मापा जाता है, डेसिबल में। और ध्वनि तीव्रता का SI मात्रक होता है, ध्वनि तीव्रता का SI मात्रक होता है। चलिए इतना बात को समझे होंगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बोल रहा है एक पदार्थ में क्या होने पर यति चालक पदार्थ होता है, यानी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि क्या एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक पदार्थ होता है, अति चालक मतलब सुपर कंडक्टर, जिसमें बहुत चालकता हो। ठीक है, जिसमें बहुत चालकता हो उसे अति चालक कहते हैं, सुपर कंडक्टर। जिसमें बहुत चालन हो उसे क्या कहते हैं, अति चालक। अति मतलब समझते हैं, अति चालक, अति चालक मतलब सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। ठीक है, सुपर कंडक्टर। और आप एक बात को जानते होंगे भली भांति, क्या है कि चालकता कंडक्टेंस। ठीक है, चालकता यानी कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस जो होता है चालकता, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोध का। ये बात रिलक्टेंस का, तो ये बात आप जानते होंगे तो क्वेश्चन को फटाक से मारते। बोल रहा है कि जिसमें बहुत अधिक चालन हो उसे बहुत अति चालक कहते हैं, नहीं सुपर कंडक्टर। तो अगर चालकता अधिक होगा तो हमें बताइएगा कि अगर चालकता अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध अधिक होगा तो फिर चालकता ही कम होगा। समझ गए? मैं फिर से बोल रहा कि चालकता अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगा, क्योंकि उल्टा वाला रिलेशन है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पूछा गया कि एक पदार्थ में क्या होगा जब अति चालक पदार्थ होता है। अति चालक यानी बहुत चालन यानी चालकता अधिक होगा इसका, और चालकता अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा। समझ रहे हैं? अब देखिए क्वेश्चन को हिट कीजिए। बोल रहा है एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक पदार्थ होता है, प्रतिरोध का मान ऋणात्मक होगा। ना ना ना, कभी भी प्रतिरोध का मान नेगेटिव नहीं होता। प्रतिरोध
प्रतिरोध का मान ऋणात्मक नहीं होता है और प्रतिरोध का मान ऋणात्मक नहीं होता है लेकिन शून्य होता है, नहीं होता है, यह सबसे कम शून्य होता है। सबसे कम कितना होता है? शून्य होता है। देखिए, प्रतिरोध का मान ऋणात्मक कभी नहीं होता, ठीक है, या सबसे कम शून्य होता है प्रतिरोध, ठीक है, शून्य होगा। तो यहां बोला कि ये तो खत्म हो गया। प्रतिरोध का मान बहुत कम होगा, हाँ, अति चालन है, बहुत ज्यादा चालकता है, तो क्या होगा? प्रतिरोध ये अधिक है तो वो कम होगा प्रतिरोध, क्योंकि अपोजिट रिलेशन दिखा रहा, उल्टा कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए ये ठीक है, प्रतिरोध होगा, हाँ तो होगा, लेकिन कितना नहीं बोला गया है। हो सकता है कि नहीं के बराबर हो, अति चालक है तो शून्य हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं ना कि होगा प्रतिरोध का मान शून्य होगा, तो जरूरी भी नहीं है कि शून्य होगा, ऐसा तो कहीं बोला नहीं गया। तो क्या होगा? प्रतिरोध का मान कम होता है अति चालक में, ठीक है। सुपर कंडक्टर में क्या होगा? प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। यह आंसर परफेक्ट सूट है। देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कैसे आपको फंसाने की साजिश है, देख रहे हैं क्वेश्चन को, और इसी साजिश से निकलना है और अपना नंबर लेना, अपना सपना को पूरा करने के लिए इसी को अपनाना होगा, तभी जाके आपका पूरा फुलफिल होगा। तो ये सब क्वेश्चन को देख के भागे ना, मेहनत करें और डेली प्रैक्टिस करें जितना करवा रहे हैं। हाँ, 25 में 25 दिलाने की गारंटी है, आप सारे वीडियो देखिएगा तो, ठीक है। बहुत सारे अकबास बकवास भी बातें नहीं करते हैं, रीजन है क्योंकि देखिए मेरा स्पीड वेलोसिटी का इतने एकदम सॉलिड, वहां से जितने भी चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं वहां से एक ना एक क्वेश्चन तो रहना निश्चित है। हर एक सेट में आप मारिएगा तो मिल जाएगा आपका क्वेश्चन, और सेम टाइप का, खाली वैल्यू चेंज मतलब 2 के प्लेस पे 5 कर देगा, 7 कर देगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस का टाइप वही रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है यानी किसी चीज का पिघलना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन, और जलना रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए, जैसे बोल रहा है इथाइल अल्कोहल का बनना, तो क्या इथाइल अल्कोहल का बनना, तो इथाइल अल्कोहल जो होता है वो एक अल्कोहल है, यानी कौन सी प्रक्रिया हो रही है इसमें? रासायनिक चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये क्या है? रासायनिक चेंज हो जाएगा, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और बोल रहा है फलों का पकना, तो फल पकेगा तो क्या होगा? फल जब पकेगा तो उसमें भी क्या होगा? अंदर केमिकली चेंज होगा कि नहीं? और होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी केमिकल चेंज है आपका। उसके बोल रहा है बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, फिर उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे डालेंगे फिर बर्फ बनेगा। ये अवस्था परिवर्तन कर रहा है, और अवस्था परिवर्तन करना क्या कहला रहा है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध से दही बनना, ये भी क्या है? केमिकली चेंज है, केमिकल चेंज है। तो आपका क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन, यानी 3 गो जो था वो रासायनिक परिवर्तन था, और ये क्या था? बर्फ का पिघलना, ये भौतिक अवस्था को चेंज कर रहा है, अपना फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा है, ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CaO का सूत्र का इकाई द्रव्यमान ज्ञात है, मतलब इकाई द्रव्यमान ज्ञात करना है। सारे ऑप्शन में देखिए 5.6 है, 56 है, 56, 5.6 ग्राम और यू लिखा है। तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डाला है, तो समझिएगा CaO का क्या होता है? इकाई द्रव्यमान। तो पहले हमें कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु का जो संख्या है वो 20 होता है और 40 हो जाता है इसका द्रव्यमान संख्या। और ऑक्सीजन का कितना होता है? ये 8 नंबर में पड़ता है तो 16 हो जाता है इसका द्रव्यमान संख्या। तो हमें पूछ रहा है, इसका द्रव्यमान पूछ रहा है, और द्रव्यमान निकालने के लिए क्या हो जाएगा? यू मतलब होता है एटॉमिक यूनिट ना, एटॉमिक यूनिट। और सबसे ज्यादा परफेक्ट अगर आपका ऑप्शन में ये रहा तो ठीक है, और नहीं तो फिर ग्राम वाला मार सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए ग्राम तो समझ ही रहे होंगे। तो हमें इसका क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालते हैं, दोनों का जोड़ते हैं, CaO का। तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा?
एक ही है ना, कैल्शियम एक है, तो 40 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 56। अब क्या लिखना है, ये यू लिखना होगा, एटॉमिक यूनिट है, ठीक है। तो ये आपका यू वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 56 यू आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको फंसाने की कोशिश किया गया, ग्राम भी डाल दिया गया है, लेकिन आंसर यू वाला होगा तो यू वाला मारिए, अगर नहीं होगा वो तब आप जाके ग्राम लगा सकते हैं, ठीक है। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, ठीक है। तरंग की आवृत्ति क्या होगी, यानी आवृत्ति ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसका आप लोग पढ़े होंगे, प्रति 1 सेकेंड में जितना दोलन करता है वही क्या हो जाता है उसका आवृत्ति। तो देखिए आवृत्ति बराबर ही होता है 1/t, यानी समय, जितना समय में, प्रति एकांक समय में जितना बार दोलन कर देता है वही क्या हो जाएगा आवृत्ति हो जाता है उसका। तो कितना समय में बोल रहा है 2.5 ना, देखिए 2.5 है तो इसको लिखिए 1/2.5। कितना दोलन कर रहा है 40 कंपन को पूरा करता है, तो 40 कंपन को पूरा करता है। तब पूछ रहा है कि आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति क्या होगी। अब निकालिए इसको, जब ये हटेगा तो क्या हो जाएगा ऊपर 0 बच जाएगा। अब काटिए इसको, क्या हो जाएगा 1 टाइम्स में जाएगा ये 25 का 25, 5 30 10 40, 25 छक 150, नहीं 5 25 25 25 8 40, 2.5 है, यस 40 कंपन पूर्ण करता है। 5 5 5 5 जो 25, 5 8 जो 40, 0 गया, 5 से काटेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो आवृत्ति इसका कितना हो जाएगा 16 हर्ट्ज। ये ऑप्शन किसी दूसरे का पुट हो गया है, आवृत्ति हो जाएगा इसका 16 हर्ट्ज, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल गया, ठीक है। ये ऑप्शन आपका गलती से टाइप हो गया होगा, ठीक है। इसका 16 हर्ट्ज इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। गलती से मिस्टेक से डला गया होगा, किसी दूसरे ऑप्शन पुट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है जलाने पर निम्न में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करता है। तो ज्वाला को पीला रंग कौन प्रदान करता है, आपका सोडियम, अभी जस्ट बताया था ना, तो सोडियम इसका राइट आंसर। सोडियम पोटेशियम को क्या कर सकते हैं, केरोसिन में रखते हैं, है ना, और इतना सॉफ्ट होता है कि चाकू से भी काटा जा सकते हैं उसको, ठीक है। एस्टर में कैसी गंध आती है, एस्टर, एस्टर केमिकल कंपाउंड, इसमें कैसा गंध आता है, तो फल जैसी आता है। कैसा गंध आएगा, फल जैसी गंध आएगा इसका एस्टर का, ठीक है। और इसमें कुछ है ही नहीं, सल्फर का सड़ा हुआ अंडा, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ना, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, यानी डार्विन का सिद्धांत था, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने ये सिद्धांत दिए थे, और ये नेचुरल सिलेक्शन भी लिखा था, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन भी चार्ल्स डार्विन, है ना। तो ये बात आप लोग को ध्यान देना चाहिए था, ये पूछा गया आपका कि द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था, इवोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा इसका चार्ल्स डार्विन। और ये सारे क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन बचा हुआ है अभी, है ना क्वेश्चंस। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में मापा जाता है, दर्शाया जाता है। तो कौन सा ग्रीक लेटर में जो है तरंग की लंबाई को ज्ञात करते हैं, तो हम लोग अभी तो बता रहे थे बार बार तरंग दैर्ध्य किससे मापते हैं, लैम्ब्डा, लैम्ब्डा, तो क्या हो जाएगा लैम्ब्डा। अभी जस्ट आप लोग पहले क्वेश्चन में पढ़े थे, तो ये तरंग दैर्ध्य को लैम्ब्डा में दिखाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच का कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए। किसी भी बात को सुनने के लिए, किसी भी स्पष्ट ध्वनि को सुनाई देने के लिए कितने
समय हमारे कान पे रहेगा कि इंटरवल में बोले, ताकि हम अच्छा से साफ साफ समझ जाए। क्योंकि हमारा जो कान पर किसी भी कोई भी बोलता है तो 1/10 सेकेंड तक क्या रहता है, उसका प्रेशर रहता है, इसका इफेक्ट रहता है, उसके बाद खत्म। तो इसका 1/10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.1 सेकेंड ना, इसी का आंसर दिया था यहाँ। तो ये क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर था और सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस थे, और यही मेरा लास्ट स्लाइड था, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, और उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू मेहनत करें। और आपका टाइम भी नहीं बचा हुआ है, और टाइम को देखते हुए आप लोग अपनी तैयारी को जितना हो सके, एक ही बात बोले, जाने दो या जान लगा दो। जान लगा दिया मतलब कि पूरी मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करिए, इस बार आपकी सफलता सुनिश्चित है। और सुनिश्चित करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, ठंडों से भी डरना नहीं होगा, ना कि हम कंबल में घुस के रहे, और कंबल में घुसिएगा तो फिर जो मेहनत कर रहा है इस समय वो निकल जाएगा। तो अपने आप को भी उस काबिल बनाइए और मेहनत करिए जोरदार तरीके से, ठंड को भी झेल लेंगे जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे। चलिए यही जोश के साथ आप कंटिन्यू मेहनत करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।